Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is MCQ series. MCQ जो हम पॉलिटी के कर रहे हैं. This is set number 3rd. और आज हमने जो आज के इसमें सेट नंबर 3rd में क्वेश्चंस है ये ज़्यादातर रिलेटेड टू आई थिंक प्रीएम्बल है. ठीक है, क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक्स किए हैं क्लास में और माशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है, फिर से हर रोज़ की तरह आज भी ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस हैं. आप एक्टिवली टेक पार्ट करें थ्रू लाइव चैट और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है इसका भी. और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों का जो है रिवाइज़ होता होगा. यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स है वो रिवाइज़ हो रहे होंगे. यही इसका मकसद है मेरा कि अभी आपको रिविज़न हो जाए और सो दैट कि फिर इसके बाद जब हम और हाई लेवल क्वेश्चंस करें उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, तो बिल्कुल हम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कुछ फिर इसमें मॉडरेट लेवल के भी डालते हैं, कुछ हाई लेवल के भी डालते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रोज़ ये 8 बजे ही होता है. बहुत ने क्वेश्चन किया था कि रोज़ 8 बजे ही होगा ये जो लाइव सेशन होता है इसका कोई इन MCQs का. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का जो स्कीम है, जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंडिया ने कहाँ से लाया है. ठीक है, ये बताना है. ऑप्शंस आर USA, कनाडा, आयरलैंड, UK. तो आप इन 4 ऑप्शंस में से बताइए कि जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है. क्योंकि आप सब लोगों को पता है, आप जो आंसर है अपना वो लाइव चैट में लिख लीजिए. शाबाश, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है सारे स्टूडेंट्स से. और आप सबको पता है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो उसमें के जो पावर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनियन है, टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंटर है. थोड़ा सा सेंटर में जो है, जो अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करेंगे, ज़्यादा आइटम्स यूनियन लिस्ट में है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट. तो जो फेडरेशन है, फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया. द राइट आंसर इज़, शाबाश, इट इज़ कनाडा से. क्योंकि कनाडा में जो है जितने भी रेजिडुअरी पावर्स है 3 लिस्ट्स के बगैर जो यहाँ पे है पावर्स वो सेंटर के पास है. ये स्कीम हमने कनाडा से ली है क्योंकि कनाडा में भी जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग सेंटर है कनाडा में. ठीक है, तो इसलिए जो फेडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से हमने लिया है, ये लिया है कनाडा से. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है ये क्लोजली किस कंट्री को फॉलो कर रहा है. आपको पता ही है, हमने पढ़ा है वजूहात भी इसके लिए, रीजंस क्या है क्यों उस कंट्री को फॉलो कर रहे हैं. तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्लोजली फॉलो कर रहे हैं. परफेक्टली, नॉट परफेक्टली बट क्लोजली. ठीक है, तो ऑप्शंस आर USA, UK, स्विट्ज़रलैंड एंड रशिया. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आप मुझे बताइए कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्लोजली किस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है. इन 4 ऑप्शंस में से अपना सही जवाब लिख लीजिए. शाबाश, राइट ऑप्शन इज UK, ब्रिटेन को फॉलो कर रहा है. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पे था. इंडिया जो है वो अंडर ब्रिटिश था और ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी. और फिर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने भी बताया कि हम फेमिलियर है विद द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इसीलिए फिर हमने भी ब्रिटिश की जो तर्ज पे ही यहाँ पे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेटअप कर लिया. ठीक है, तो राइट आंसर इज UK. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is a feature common to both the Indian Federation and the American Federation? देखो, फेडरलिज्म यहाँ पे भी है और अमेरिका में भी है. अब 4 फीचर्स देखें. इन चारों फीचर्स में हमें बोलना है कि कॉमन दोनों इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कॉमन क्या फीचर है. क्योंकि देखो, जो अमेरिका वाला फेडरेशन है वो इंडिया के फेडरेशन के साथ परफेक्टली मैच नहीं होता है, अलबत्ता कुछ फीचर्स मिल रहा है. तो हमें 4 ऑप्शंस देखने हैं और उनमें से देखना है कौन कौन सा फीचर मिल रहा है. पहला ऑप्शन है a single citizenship. दूसरा ऑप्शन dual judiciary. Option number 3rd, 3 lists in the constitution. And option 4th, a federal supreme court to interpret the constitution. ठीक है, तो चलिए आप अपना आंसर लिख लीजिए. देखिए,
सिंगल सिटीजनशिप की बात करेंगे, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले JNK को अलग दूसरी जो है ड्यूअल सिटीजनशिप होती थी, लेकिन अब हर एक पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अगर US की बात करेंगे, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पे आपको हर एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है और सेंटर की है, ठीक है। तो ये फीचर दोनों को सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि US जो है, अमेरिका जो है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। उसके बाद है ड्यूअल जुडिशरी, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या है? इंटीग्रेटेड। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर निकालेगा, हाई कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को उनको मानना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हायरार्की है, इंटीग्रेट करके है जुडिशरी यहाँ पे। और अगर अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वहाँ पे यूनियन के लॉज, सेंटर के लॉज सेंट्रल कोर्ट देखता है और फेडरल कोर्ट देखता है, और जो स्टेट्स के हैं वो अलग से कोर्ट देखता है। 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे, रेजिडुअरी पावर्स सेंटर को दिए गए, सेंट्रल टेंडेंसी है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव या कोई लेजिस्लेचर या कोई भी ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको, जो वहाँ पे फेडरल कोर्ट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? चले, क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो 3 चीज़ें हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी, इनकी इंस्पिरेशन, इनका आइडिया कहाँ से लिया गया? जो हमारे ये प्रेम्बल में है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, तो ये कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी रशियन रेवोल्यूशन और नन ऑफ द अबव। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? मैंने आपको ये बार बार पढ़ाया है क्लास में। ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। समझ आ रहा है? तो क्या आपको रिवाइज हो रहा है? चीज़ें रिवाइज हो रही हैं? बिल्कुल, चले, शाबाश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर और अ रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री। जो इंडिया के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, वो किस कंट्री के हेड्स के साथ मैच करते हैं एग्जैक्टली? मतलब एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्ट परफेक्टली ना, नहीं एग्जैक्टली नहीं, तो मोर अप्रोप्रिएटली। देखो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है इंडिया में, और प्रेसिडेंट भी एक अच्छा खासा पोस्ट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री है, लेकिन उनको मानना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो किस कंट्री के साथ मैच हो रहा है? ब्रिटेन, USA, आयरलैंड एंड रशिया। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो है पावर बहुत होता है, प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत होता है। इंडियन प्रेसिडेंट जो है, इसके भी कुछ पावर्स है, लेकिन ज़्यादातर वो पावर्स ये यूज़ करते हैं बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगर देखा जाए, देखो, अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखा जाए, जो USA है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ का प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल होता है। तो दैट मीन्स ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ब्रिटेन इसका सही आंसर है। क्यों? वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, और वहाँ पे, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पे मोनार्क होता है, ठीक है, हेरिडिटी मोनार्क। लेकिन वहाँ पे भी मोनार्क को बस यही साइन करना होता है, एसेंट देना होता है, और कुछ थोड़े से पावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, क्योंकि उसी के बेसिस पे पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल एंगल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द। जो इंडियन यूनियन का प्रेसिडेंट है, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, ये फर्स्ट सिटीजन होता है कंट्री का, और सुप्रीम कमांडर होता है मिलिट्री का भी। और आपको पता है, इसलिए हम बोलते हैं रिपब्लिक, क्योंकि ये इलेक्टेड होता है। तो इसका जो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहाँ पे और है? इसका रेप्लिका, फिर से ये क्वेश्चन है, सेम ही रेप्लिका कहाँ पे? ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। आंसर भी दिख रहा है ए, ठीक है। तो ब्रिटिश मोनार्क की तरह होता है हमारा प्रेसिडेंट, लेकिन फ़र्क क्या है? वो हेरिडिटी होता है, लेकिन हमारा जो प्रेसिडेंट होता है यहाँ पे, इसका
इलेक्शन होता है। इसीलिए ब्रिटेन और यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये हमारा जो इंडिया है ये रिपब्लिक है, ठीक है, ये रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है और वो कोई भी हो सकता है, सिटीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो। जैसे मुस्लिम प्रेसिडेंट था हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, जैसे रामनाथ कोविंद है, मैंने ये पढ़ा है, हाँ ये शायद वो जिसको दलित कम्युनिटी बोलते हैं वो उन्हीं से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली हर एक कास्ट का, हर एक रीजन का, हर एक रिलीजन का हाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलेटेड या बाकी रिलेटेड क्वालिफिकेशन रिलेटेड, तो वो है, बाकी कोई भी बन सकता है। तो इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक बोला जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। किसने इंडिया को डिस्क्राइब किया है एज अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है। ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने इंडिया को किया है डिस्क्राइब एज अ सेक्युलर स्टेट। जो ऑप्शन है इनमें से 2 में पाया जाता है। एक तो आप सबने पढ़ा होगा, शाबाश, फंडामेंटल राइट्स में राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उससे दिखता है, लेकिन जो डिस्क्राइब किया है इंडिया एज अ सेक्युलर वो है प्रीएम्बल ने किया है, क्योंकि उसमें सेक्युलर वर्ड मेंशन करके। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे क्या किया गया, एक बार चेंज लाई गई प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ एक बार चेंज आई है, हमने एक क्लास में पढ़ा है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1976 में आया था, और उससे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो सेक्युलर वर्ड भी 1976 में ऐड किया गया प्रीएम्बल को, और प्रीएम्बल करता है सेक्युलरिज्म डिस्क्राइब इंडिया का, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्विक इन आंसर राइटिंग, ठीक है, be quick in giving answers. In a parliamentary form of government, real powers of the state are vested in the मैंने आपको पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 तरह की होती है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। फिर हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में 2 तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है। एक तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है, एक तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री की बात हो गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावर, रियल पावर जो होता है ना, वो किसके हाथ में होता है, अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट। सो येस, द करेक्ट ऑप्शन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी रूल जो होती है वही फिर बनाती है गवर्नमेंट, और उन्हीं का जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जितने भी पावर्स है वो प्रेसिडेंट यूज़ करता है इनकी एडवाइस से, इनकी एडवाइस से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। चले आगे देखते हैं। सो द ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Which of the following is not a basic feature of the Indian Constitution? Indian Constitution का basic feature क्या नहीं है इनमें से? Options are presidential government, parliamentary government, federal government, independence of judiciary. तो क्या नहीं है बेसिक फीचर? देखो, हमें पता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री है, बेसिक फीचर है। फेडरल गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है, बेसिक फीचर है, क्योंकि फेडरल का होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारी डिवीजन ऑफ पावर्स क्लियरली किए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, बिल्कुल, जुडिशरी के कुछ इलेक्ट वो अपॉइंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम है, वो हम जुडिशरी में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करेंगे यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है जो यहाँ पे है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एग्जाम्पल यूएसए है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है बहुत पावरफुल है, वर्ल्ड में नंबर 1 पावरफुल जो है माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? चले क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इनमें से कौन सा फीचर है? ऑप्शंस, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, बी एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, सी जुडिशरी इज रेस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज रेस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। इन चारों में से आप मुझे बताइए। मैंने आपको पढ़ा है, आर्टिकल नंबर भी बताया है आपको इसका। तो यस, आर्टिकल आई थिंक हाँ आर्टिकल 74 बताता है हमें कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू लेजिस्लेचर, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा को क्या होते हैं, उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लोकसभा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर ही होता है ये, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 11।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सोर्सेज, कौन सा प्रोविजन हमने कहाँ से लाया है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंसल्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। तो क्या आप लोगों को कितना रिवाइज हो रहा है और कितना होल्ड आया है अभी पॉलिटी पे, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, मैंने अभी आपको ये पढ़ा है। फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, कनाडा इज द राइट आंसर, तो ए को आएगा थर्ड। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, मैंने आपको ये भी बताया, ये लिया गया ब्रिटेन से, बी को आएगा सेकेंड, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, चार्ट भी दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए आयरलैंड से, ठीक है, शाबाश। अब रहा फिर फंडामेंटल राइट्स, इनको कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताऊंगी, फेडरेशन को लिया गया है कनाडा से, पार्लियामेंट्री फीचर जो है प्रोविजन ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूके वाले कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आयरलैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, और फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ आया, तो ये बाकी ऑप्शंस है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस हिसाब से खुद भी कर लीजिए। चलिए, Which of the following features does the Indian Constitution borrow the Weimar Constitution of Germany? कौन सा फीचर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ए, द आइडिया ऑफ अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, द इमरजेंसी पावर्स, प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इन चारों में से हमने ये जर्मनी वाले कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा लिया गया है, वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से कौन सा लिया गया है। देखो, द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया, अभी हमने किया कनाडा से, ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं आएगा। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बिल्कुल भी ये नहीं आएगा। इमरजेंसी पावर भी नहीं आएगा। यस, ऑप्शन डी, प्रोविजंस, देखो इमरजेंसी पावर नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी का प्रोविजन हमने जर्मनी से नहीं लिया है। अलबत्ता नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो सस्पेंड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को, नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, उस प्रोविजन को हमने लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ए वी डेसी का नाम सुना होगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखो, कंकरेंट लिस्ट याद रखना, मैंने आपको ये पढ़ा है, कंकरेंट लिस्ट लिया है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आप मुझे बताओ, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये देखो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने अभी पढ़ा, कहाँ से लिया गया है, शाबाश, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ आया, होगी चारों, ठीक है। सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन दिस। तो आई थिंक आपको सारे प्रोविजंस का रिवीजन हो गया, अब आपको पूरे प्रोविजंस याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली किस चीज़ को मैच किया गया है। ए, जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू को ब्रिटिश प्रैक्टिस से लिया गया है, आप मुझे बताइए, यस और नो। जुडिशियल रिव्यू को ब्रिटेन से लिया गया है क्या, शाबाश। कंकरेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्या, फंडामेंटल राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्या, बिल्कुल डी सही है। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ये भी सही है। और कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये भी सही है। अब जो जुडिशियल रिव्यू है, ये कहाँ से हमने लिया है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है बच्चा लोग। कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये रॉन्गली मैच्ड है, ऑप्शन ए, शाबाश। इसके बाद, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ें ली है, किसने इंस्पायर किया है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम और
लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये 3 चीज़ें कहाँ से हमने ली है? ऑप्शंस आर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। रूल ऑफ लॉ का हमें अभी पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी पढ़ा, और लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, हमने ये पढ़ा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये सब चीज़ें। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रहा है? चले, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन्ड टू वर्क एज अ यूनिटी गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया गया है एज अ यूनिटी गवर्नमेंट के तौर पर वर्क करना, कि मतलब स्टेट सेंटर नहीं, बिल्कुल एज अ यूनिटी गवर्नमेंट। कब, किस टाइम पे यूनिटरी गवर्नमेंट बनता है? इन नॉर्मल टाइम्स, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, व्हेन द पार्लियामेंट सो डिजायर्स, एट द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। आप मुझे बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब यूनिटरी बनता है? अदरवाइज फेडरल है ना, डिवाइड किए गए ना पावर्स, तो यूनिटरी कब बनता है? ये बनता है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी शक्ल लेता है। तो ये क्यों ये प्रोविजन रखा गया है? क्वेश्चन उठाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसके आंसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला कि टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस एंड टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशंस, वी हैव अ प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक इन पार्ट 18, जो कि डील करता है एबनॉर्मल सिचुएशन के साथ, और जो विच अलाउज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बिहेव एज यूनिटरी in certain circumstances, under certain circumstances, ठीक है? So option B is the correct option in times of emergency. Which of the following features of the Constitution of India does not resemble the American Constitution? कौन से ऐसे फीचर्स है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के मैच नहीं करते हैं? देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं करता है? क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैच करता है? बिल्कुल, दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन है, इंडिया का भी और अमेरिकन भी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल दोनों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका का भी इंडिया का भी। फंडामेंटल राइट्स, हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से ही लिए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये हमने ब्रिटेन से लिया है। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेजिडेंट रूल करता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है, ये हमने यूएस से नहीं लिया है। Which of the following emerges clearly from the preamble? Preamble से क्या clearly emerge हो रहा है? हम क्या ले पा रहे हैं? कौन सी नॉलेज वहाँ से हमें क्या निचोड़, क्या समरी? क्योंकि preamble मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन और आई कार्ड जैसा ही है, तो क्या समरी, क्या क्रक्स हमें वहाँ से निकलता है? ऑप्शन 1, when the constitution was enacted. ऑप्शन 2, the ideals that were to be achieved. ऑप्शन 3, the system of government. and ऑप्शन 4, the source of authority. तो इनमें से क्या हमें प्रियम्बल से दिखता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनेक्टेड, बिल्कुल वहाँ पे प्रियम्बल में, टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में ही लिखा गया है 26 नवंबर 1949। द आइडियल्स दैट वर टू बी अचीव्ड, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स आइडियल्स लिख के हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, सॉवरेन ये लिख के है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी वो भी लिख के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकलती हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वहाँ पे ये सब चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट? प्रियम्बल के रिलेटेड इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। It is not enforceable in a court of law. The Supreme Court has recently ruled that it is not part of the Constitution. It has been amended twice. All of the above are correct. देखो, क्या प्रियम्बल को 2 बार अमेंड किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। प्रियम्बल को सिर्फ एक बार चेंज किया गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। रिसेंट जो इस रिलेटेड जजमेंट है वो है केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें ये बताया गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है। उसके बाद इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये सही है, क्योंकि जो प्रियम्बल है ये एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टेबल है, ठीक है, उस तरीके से प्रियम्बल नहीं है, बट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही बार अमेंड किया गया है। सो ऑप्शन ए सही नहीं है।
अच्छा, सॉरी, ये सही है ना, क्यों ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ऑप्शन ए सही है और ये गलत है क्योंकि केशवनाथ भारती केस में बताया गया ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेंडमेंट एक ही बार हो गई है इसकी, ठीक है। सो बी एंड सी सही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम, तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? मैंने आपको बिल्कुल ये प्रियम्बल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ऑप्शन ए इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो प्रियम्बल वाला जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिया है? सो इसका आप आंसर कर लीजिए, शाबाश, वेरी गुड। So yes, it has been taken from कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल रखा था और बाकी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्होंने इसी को फॉलो किया, फिर यूएसए को ही फॉलो किया, क्योंकि यूएस में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया ने जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल है वहीं से लिया है। और प्रियम्बल मैंने ये भी पढ़ा है कि जो प्रियम्बल का जो बेसिक आइडिया पहले किसने स्टार्ट किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया और मूव किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट किया तो फिर एक्सेप्ट किया और फिर वो बन गया प्रियम्बल। इस जो प्रियम्बल का टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा है उसी फॉर्म में, और फिर लास्ट में उसको फिर अडॉप्ट किया गया, प्रियम्बल को लास्ट में अडॉप्ट किया गया, मतलब लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना और उसके बाद फिर प्रियम्बल। और फिर जो प्रियम्बल है ये इंट्रोडक्शन देता है, प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। PNA पाखी वाला ने बोला, एक एमिनेंट जूरिस्ट जो है उन्होंने बोला कि इट इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल एक पूरा आइडिया हमारे देता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसमें क्या गवर्नमेंट सिस्टम रखा गया है, कौन से प्रोविजन से पूरा बताता है। तो और एक ही बार अभी तक इसको अमेंड किया गया है बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये मैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ सो दैट आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और जब ये अमेंड किया गया 1976 में और 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट है ये सब। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। रोज़ इसी तरह जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा पॉलिटी का हम MCQs करेंगे, जो भी हम वहाँ से हम ऐप में जो क्लासेस में हम पढ़ते हैं उसके MCQs हम यहाँ से करेंगे। सो रोज़ 8 बजे ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम, वी विल मीट टुमारो अगेन। सो टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।